नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावाद का सिग्नल देते हुए, यानी कि संकेत देते हुए, यानी कि आशा की जो है किरणें दिख रही है अब, तो उसी के बारे में जो है आरबीआई संकेत दे रही है, उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। आरबीआई हैज़ क्लियरली शॉट टू टॉक अप कॉन्फिडेंस इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले आप टॉकअप का मतलब समझिए। टॉकअप का मतलब होता है टू स्पीक इन अ पॉजिटिव वे इन ऑर्डर टू परसुएट समबडी, ठीक है ना। किसी को मनाने के लिए, किसी को मतलब कन्विंस करने के लिए जब आप किसी चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक बोलते हैं तो उसे कहा जाता है टॉक अप। यानी कि आरबीआई ने क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से क्या किया है, चाहा है क्या करना, टू टॉक अप, यानी कि सकारात्मक बातें करना। किसके बारे में? कॉन्फिडेंस के बारे में। इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसे आप महंगाई भी कह सकते हैं, तो महंगाई के जोखिमों को अनदेखा करते हुए आरबीआई ने क्या किया है, स्पष्ट रूप से जो है चाहा है। शॉर्ट मतलब चाहा, सीख से बनता है ये शॉर्ट, याद रखिएगा। सीख का ये फास्ट या V2 या V3 जो है वो शॉर्ट है। तो आरबीआई जो है स्पष्ट रूप से चाहा है क्या करना, कॉन्फिडेंस के बारे में, या कॉन्फिडेंस के बारे में सकारात्मक रूप से बातें करना या उसके बारे में बड़ी बड़ी बात करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज़ यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू टू unequivocally indicate that it will prioritize the revival of economic growth over inflation at least through the end of the current financial year। आरबीआई ने क्या किया है कि इस अपने जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो है, यानी कि जो नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा को यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल किया है क्या करने के लिए, टू अनइक्विवोकली इंडिकेट। अनइक्विवोकली मतलब क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से संकेत देने के लिए कि यह जो है, इट मतलब आरबीआई, इट विल प्रायोरिटाइज, यह प्राथमिकता देगी। आरबीआई जो है प्राथमिकता देगी किसको? रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना, ओवर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के ऊपर जो है यह किसको प्रायोरिटी देगी, किसको प्राथमिकता देगी? इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को, यानी कि आर्थिक वृद्धि के पुनरुद्धार को ये जो है प्रायोरिटी देगी, न कि इन्फ्लेशन को देगी, ठीक है ना। एटलीस्ट, कम से कम, थ्रू द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये जो करेंट मौजूदा जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है उसके अंत तक। थ्रू मतलब यहाँ पर उस पीरियड तक, यानी कि उस तक मतलब क्या है, यह करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक जो है कम से कम ये क्या करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को प्रायोरिटी देगी, ठीक है ना, प्राथमिकता देगी, इन्फ्लेशन को नहीं देगी इस समय। द बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखिए, बैंक का जो है ये पुनर्गठित किया गया जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, यानी कि इसको हम लोग आगे से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसका मतलब समझिए मौद्रिक नीति से संबंधित जो समिति होती है, मतलब मौद्रिक नीतिगत समिति, ये जो इसको एमपीसी कहते हैं, जिसमें जो है 3 नए सदस्य शामिल हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स, ठीक है ना, बाहरी सदस्य शामिल हुए हैं। मतलब कि वो जो है बैंक का जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो यूनानिमसली का मतलब क्या होता है, सर्वसम्मति से, ठीक है ना, मतलब सभी एक मत से जो है वोट किया है, मतलब पक्ष में डाला है या एक तरीके से मतदान किया है। मतदान मतलब कि वोट डाला है, किसके पक्ष में डाला है? टू कीप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, यानी कि जो पॉलिसी रेट है, जैसे पॉलिसी रेट होता है ना, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, तो ये सारी जितने भी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो रेट्स है उसको अपरिवर्तित, मतलब कि उसको अपरिवर्तित मतलब बिना कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है, मतलब कि उसको जो है अपरिवर्तित रखा जाने के लिए उसने वोट किया है, यानी कि यूनानिमसली वोट किया है, यानी कि पक्ष में हुए हैं वो सारे एक ही पक्ष में हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को जो है चेंज नहीं किया जाए, यानी कि उसको अनचेंज रखा जाए। even as it categorically stated that the RBI would continue with the
accommodative stance as long as necessary to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 on the economy। अब क्या कहा जा रहा है, इवन एज, यहाँ तक कि इट मतलब आरबीआई, इट कैटेगोरिकली, इसने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है, दैट द आरबीआई जो है वो जारी रखेगी अपने एकोमोडेटिव स्टैंस को। अब एकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है, देखिए एकोमोडेटिव का मतलब समझिए पहले। एकोमोडेटिव का जो मतलब होता है, वो व्यक्ति जो एकोमोडेटिव होता है वो एकोमोडेट करता है, यानी कि एडजस्ट करता है, यानी कि दूसरे की जो ज़रूरत है, दूसरे की जो दर्द है, उसको समझते हुए वो एडजस्ट करता है या एकोमोडेट करता है, उसको कहते हैं एकोमोडेटिव। यानी कि उसकी आवश्यकताओं को, उसके नीड्स को, उसके जो अवस्था से वो गुजर रहा है उसको क्या ज़रूरी है उसको देखते हुए, मतलब कि केयरिंग होता है, इम्फेथेटिक होता है, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं। लेकिन एकोमोडेटिव इंस्टेंस में क्या होता है कि आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई जो है वो क्या करती है, वो एक कदम उठाती है जिसमें जो है बैंक जो है वो क्या करती है, मनी सप्लाई को बूस्ट करती है, मतलब कि उसको एक्सपेंड करती है ताकि जो है इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। मतलब कि ये एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होता है ये स्टैंस, ठीक है ना। स्टैंस का मतलब क्या होता है, रुख होता है, उसके जो नज़रिया होते हैं, ठीक है ना। तो वो सेंट्रल बैंक उसके थ्रू क्या होता है, मनी सप्लाई को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, जिससे जो है पैसे या मनी जो है वो, या तरलता जिसको कहते हैं, वो जो है बैंक मतलब कि मार्केट में आती है, जिससे इकोनॉमी को जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है ना। इससे जो है पैसे सस्ते हो जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि कंसिडर्ड किया जाता है एकोमोडेटिव, जिसमें जो है आप जो है फेडरल फंड्स रेट को लोअर मतलब कम कर देते, जैसे अभी आपको बताया है। और इससे क्या होता है कि ये जो मेजर्स का जो मतलब होता है, मनी को जो है सस्ता करना है, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से ऋण ले सकें, उधार ले सकें, बोरो कर सकें और स्पेंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें, उसको कहा जाता है एकोमोडेटिव। तो इसके तहत जो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि एकोमोडेटिव स्टैंस के तहत कि वो जो है रेट नहीं बढ़ाती है बल्कि रेट कम करती है, और जो मार्केट में चूँकि एक तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हुआ है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, उसको बूस्ट करने की कोशिश करती है, इसे कहते हैं एकोमोडेटिव स्टैंस, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि आरबीआई जो है अपने एकोमोडेटिव स्टैंस को जो है, अपने नज़रिए को जो है वो जारी रखेगी। कब तक, जब तक कि ये ज़रूरी है, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जब तक ये ज़रूरी है। किस लिए, तो टू रिवाइव ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ को फिर से पुनरुद्धार करने के लिए, उसको जीवित करने के लिए, ऑन ए ड्यूरेबल बेसिस, एक मतलब कि अस्थाई आधार पर, एक अस्थाई लेवल बेसिस पर, एंड मिटिगेट, और कम करने के लिए किस चीज़ को, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जो प्रभाव है इकोनॉमी पर, उसको कम करने के लिए। इंटरेस्टिंगली, मज़े की बात है या रोचक मतलब कि इंटरेस्ट की बात है या मज़े की बात है कि एमपीसी का जो है नॉन टू सटली टिल्टेड अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट बाय डाउन प्लेइंग द रिस्क्स on the price pressures front when it assessed that supply shocks were mainly responsible for keeping inflation above the tolerance band for months। कहा जा रहा है, मज़े की बात है कि क्या हुआ है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है नॉन टू का मतलब समझिए। नॉन टू का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं। तो नॉट वेरी के सेंस में समझ लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, नॉट वेरी, ठीक है। तो नॉट वेरी सटली, अब सटली का क्या मतलब होता है, इन ए स्मॉल वे बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, छोटा सूक्ष्म रूप में लेकिन इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो नॉट वेरी बहुत ही कम नहीं, मतलब कि ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो टिल्टेड अवे का क्या मतलब, टिल्टेड मतलब झुकना, और अवे मतलब कि दूर, मतलब कि एक तरीके से किसी को एक कह सकते हैं टिल्टेड अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट। ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट जो है, यानी कि इन्फ्लेशन को जो लक्ष्य किया जाता है, जिसको टारगेट किया जाता है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, वो मैंडेट व सीमा जो है, ठीक है, उससे यह दूरी बनाया हुआ है, मतलब कि ये जरा सा हट गया है,
यानी कि जो हमारा मैंडेट मिला हुआ है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, तो उससे जो है एमपीसी क्या हुआ है, वो नॉट वेरी सटली टिल्टेड अवे, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि ठीक ठाक, मतलब कि अच्छा खासा जो है एक तरीके से आपको, मतलब यहाँ पर क्या है कि दो निगेटिव है ना, तो नॉट वेरी जो है एक तरीके से निगेटिव है, और सटली भी जो है छोटा, यानी कि कम सूक्ष्म। तो दो, एक तो मतलब कि बहुत छोटा नहीं, तो बहुत छोटा नहीं मतलब क्या हुआ कि कुछ बड़ा। तो ये जो है इंटरेस्टिंगली जो है एमपीसी जो है बहुत ही छोटा नहीं, मतलब कि बहुत ही कम, एक तरीके से सटली का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉट ऑब्वियस, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट। इसको समझने जरा सा टेढ़ा से लिखा गया है, जरा सा घुमा के लिखा गया है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो समझ ही आइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ये देखिए, नॉट ऑब्वियस, यानी कि सटली का क्या मतलब हो गया, नॉट ऑब्वियसली, यानी कि अस्पष्ट रूप से नहीं, यानी कि अस्पष्ट। तो जब आप ये बोलेंगे नॉट वेरी अस्पष्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट नहीं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट नहीं का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ हद तक अस्पष्ट है, यानी कि एक तरीके से जो एमपीसी जो है वो एक कुछ हद तक, या कह सकते हैं अच्छा खासा, ये कह सकते हैं कि वो जो है टिल्टेड अवे, दूर हो गया है किस चीज़ से, फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट से। कैसे हुआ है, तो ये जो है क्या की है कि इसने जो है उन जोखिमों को जो है डाउन प्ले किया है, मतलब उसको कमतर आंका है उसने, यानी कि उसको कम किया है रिस्क को, जो रिस्क जो है आपका प्राइस प्रेशर फ्रंट पर है, यानी कि प्राइस को लेकर जो दबाव है उस मोर्चे पर जो रिस्क है, ठीक है ना, उसको जो है इसने क्या किया है, आरबीआई ने या एमपीसी ने उसको डाउन प्ले किया है। उस मतलब डाउन प्ले का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं उसको कमतर आंका है, उसको जो है उसका जो आकलन है उसको कम कर दिया है, ठीक है ना। व्हेन इट एसेस, जब इसने क्या किया है, अनुमान लगाया है था कि दैट सप्लाई शॉक्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल, जब इसने अनुमान लगाया था कि सप्लाई शॉक्स जो थे वो मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, जिम्मेदार थे, किस लिए, फॉर कीपिंग इन्फ्लेशन अबव द टॉलरेंस बैंड फॉर मंथ्स, महीनों से जो टॉलरेंस बैंड है, एक सहनशील जो एक सीमा है उससे ऊपर रहने का, उससे ऊपर बने रहने का जो इन्फ्लेशन का जो मतलब कि ये है आपका, उसके लिए जो है उत्तरदायी कौन है, ये सप्लाई शॉक से। जब उसने असेस्ट किया था, यानी कि आपका आरबीआई ने जब इस चीज़ को असेस्ट किया था कि सप्लाई शॉक्स जो थे, यानी कि सप्लाई के कारण जो झटके लग रहे थे एक तरीके से, सप्लाई शॉक्स का मतलब क्या होता है, सप्लाई शॉक्स का मतलब होता है ऐसा समय, ऐसा ये खासकर नेगेटिव में होता है, हालांकि पॉजिटिव में भी होता है, दोनों में होता है। आइए दिखाते हैं सप्लाई शॉक्स का क्या मतलब होता है। ये जो होता है मेनली हम लोग यूज़ करते हैं इनको इकोनॉमिक टर्म्स में, और ये होता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो अचानक से बदल जाता है, ठीक है, और ये जो है खास करके जो है अनफोर्सिन चेंज होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि अभी प्याज में कितना बढ़ोतरी हो गई है, तो प्याज की कीमत में क्यों हुई है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसका सही रूप से सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस वजह से जो है उसके कीमत बढ़ गए हैं। लेकिन अचानक से अगर मान लीजिए सप्लाई बहुत हो गया तो अचानक से जो है वो प्राइस घट जाएंगे, क्योंकि उसका तो मांग भी तो होना चाहिए ना। ये दोनों जो है सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है, तो वही चीज़ है सप्लाई शॉक। तो ये जो सप्लाई शॉक है जो ना, उसके वजह से जो है वही मेन रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है इस मतलब कि महीनों से जो है एक जो टॉलरेंस की जो एक सीमा है उससे ऊपर रहने का इन्फ्लेशन का, ठीक है, वही एक रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई शॉक्स। दिस शॉक्स, ये जो सप्लाई शॉक्स का जो ये है, इट पॉजिटेड, इट मतलब एमपीसी या आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इट पॉजिटेड मतलब सजेस्टेड, ठीक है ना, इसने जो सजेस्ट किया, इसने जो माना, ये जो शॉक्स है शुड डिसिपेट, वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब कि डिसिपेट हो जाएगा। डिसिपेट का मतलब है डिसअपियर हो जाना, मतलब कि वो नष्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाना चाहिए। एज द इकोनॉमी अनलॉक्स, जब इकोनॉमी जो है
अनलॉक होगा, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था खुलेगी, सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड, सप्लाई चेन्स आपूर्ति की जो श्रृंखला है वो बहाल की जाएगी, एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेस, और जब एक्टिविटी जो है वो सामान्य होगा तब जो है ये शॉक्स जो है, ये सप्लाई शॉक जो है वो डिसिपेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है आरबीआई ने इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि ऊपर में जो है रोचकपूर्ण मज़े की बात किया है कि एमपीसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से बहुत कम जो है वो दूर नहीं गया है, मतलब कि अच्छा खासा दूर चला गया है। किस चीज़ से? इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, जो आपका 6% का जो इन्फ्लेशन टारगेट मैंडेट है कि इसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देना है, तो उस चीज़ से यह दूर चला गया है, टिल्टेड अवे, जरा सा दूर चला गया है, ठीक है ना। क्यों दूर चला गया है? क्योंकि इसने जो है उन रिस्क को, उन जोखिमों को जो है इसने कम करके आंका है प्राइस प्रेशर फ्रंट पर। जब इसने असेस्ट किया था, जब इसने आकलन किया था कि सप्लाई शॉक्स जो है वो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्फ्लेशन ज़्यादा रहने के लिए, मतलब कि टॉलरेंस बैंड से, महीनों से, ठीक है। तो ये जो शॉक्स है, ये जो सप्लाई शॉक्स है, इट पॉजिटेड, यानी कि एमपीसी ने पॉजिट किया है, सजेस्ट किया है या माना है कि यह जो है डिसिपेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा जब एज द इकोनॉमी, जैसे कि इकोनॉमी जो है अनलॉक होती है, सप्लाई चेन्स फिर से बहाल होते हैं और एक्टिविटी नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट इन प्रायोरिटी, it also made bold to project that it would stick with the accommodative stance at least during the current financial year and into the next financial year, a forward-looking guidance that immediately prompted one of the new members, Jayant R. Burma, to dissent and vote against the wording. As part of the shift, ये जो परिवर्तन जो है ना, ये जो परिवर्तन हुआ है प्रायोरिटी में, पहले प्रायोरिटी किसको था? इन्फ्लेशन को था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब क्या है? अब जो है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये जो प्रायोरिटी में जो चेंजेस है, प्राथमिकता में जो मतलब कि परिवर्तन हुआ है, उसके रूप में, उसके एक हिस्से के रूप में इट मतलब एमपीसी ने जो है यह साहस किया प्रोजेक्ट करने का, आकलन करने का, कि यह जो है दैट इट वुड स्टिक, कि आरबीआई जो है या एमपीसी जो है वो जारी रखेगी, स्टिक विथ मतलब इसके साथ रहेगी, स्टिक मतलब चिपकना, तो इट वुड स्टिक विथ, यह मतलब कि जारी रखेगी अपने एकोमोडेटिव स्टैंस को। अभी आपको बताया ही था, एकोमोडेटिव स्टैंस को जो है जारी रखेगी। कब? कम से कम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और अगला जो वित्तीय वर्ष है उसमें भी, ठीक है ना। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है? भविष्य उन्मुख, यानी कि भविष्य की ओर देखने वाला। ये जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है, जो दिशा निर्देश है, दैट इमीडिएटली, जिसने तुरंत जो है प्रॉम्प्ट किया, एक तरीके से प्रेरित किया, वन ऑफ द न्यू मेंबर्स, मतलब कि ये 3 जो नए मेंबर्स आए हैं उनमें से एक को, जिनका नाम है जयंत आर वर्मा, किस लिए प्रेरित किया? टू डिसेंट, उससे असहमति दिखाने के लिए, एंड वोट अगेंस्ट द वर्डिंग। और ये जो वर्डिंग है, यानी कि जो शब्द के जो यूज़ किए गए हैं, ये इसको कह सकते हैं, वर्डिंग को आप शैली भी कह सकते हैं, जो शब्दों की शैली है, या आप कह सकते हैं वर्ड, शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जो मतलब कि इसका जो इस्तेमाल किया गया है, उसके अगेंस्ट में उसने वोट भी किया और इसने असहमति भी जताई, जयंत आर वर्मा, ठीक है ना। While one will have to wait for the minutes of the meeting to possibly glean the objections that Professor Verma, a market expert, had, the MPC's majority view of ensuring a dovish position on interest rates for at least 6 months has left it little near-term leeway to tame price pressures. इसको समझिए। हालांकि one will have to wait, वन का मतलब यहाँ थर्ड पर्सन है और ये जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वन विल हैव टू वेट, किसी को भी जो है वेट करना पड़ेगा फॉर द मिनट्स। इसको मिनट्स पढ़ते हैं। मिनट्स का मतलब होता है जिसको जो है रिटेन रिकॉर्ड, ठीक है ना। एक होता है माइन्यूट मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कि बड़ा बारीकी से, उसको माइन्यूट पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम है, और इसको मिनट्स पढ़ते हैं, ठीक है।
तो वाइल वन विल हैव टू वेट, किसी को भी जो है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किसके लिए? ये जो रिटन रिकॉर्ड्स है या जो विवरण है उसके लिए, इस मीटिंग के विवरण के लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि जो है वो संभावित रूप से, ग्रीन का मतलब जुटाना होता है, कलेक्ट करना होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, या डिफिकल्टी के साथ, टू पॉसिबली ग्रीन द ऑब्जेक्शंस, उन आपत्तियों को जुटाने के लिए, जो कि प्रोफेसर वर्मा के थे, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उसके थे, हेड मतलब थे, ठीक है। हालांकि से शुरू हो रहा है, इसलिए जो है एक वाक्य यहाँ से भी शुरू होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वाइल जो है ये आपका कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन जो है दो वाक्य को जोड़ती है। तो यहाँ पर एक वाक्य तो है, यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव में है आपका, एक तरीके से कि एक व्यक्ति को जो है, किसी को भी जो है वेट करना पड़ेगा उस मीटिंग के विवरण के लिए, ताकि जो है प्रोफेसर वर्मा के का जो ऑब्जेक्शंस था उसको जाना जा सके, उसको जुटाया जा सके। लेकिन जो एमपीसी का जो मेजॉरिटी व्यू है, यानी कि एक तरीके से मेजॉरिटी समझ ही रहे हैं, उसको मतलब कि बहुमत जो है, ठीक है। तो ये जो बहुमत का जो विचार है एमपीसी का, वो क्या है? और वो है सुनिश्चित करना अ डॉविस पोजीशन ऑन इंटरेस्ट रेट। डॉविस का मतलब समझिए, डॉव जो होता है ना, एक तरीके से बत्तख वगैरह जो होता है, ठीक है, वो बड़ा नरम प्रकृति के होते हैं, बड़ा शांत प्रकृति के होते हैं। एक डॉव होता है, एक हॉक होता है, HAWK हॉक, ठीक है। वो हॉक क्या होता है? जैसे आप कह सकते हैं बाज वगैरह। तो ये जो नरम प्रवृत्ति के होते हैं उसे डॉविस कहा जाता है, और जो गर्म प्रवृत्ति के होते हैं उसे हॉकिश कहा जाता है। तो एमपीसी का जो मेजॉरिटी व्यू है वो क्या है? वो यह है कि सुनिश्चित किया जाए एक डॉविस पोजीशन को, यानी कि एक नरम स्थिति को, या इस मतलब कि रुख को, ऑन इंटरेस्ट रेट पर कितना दिनों के लिए? फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीनों के लिए जो है नरम रुख अपनाए। ये एमपीसी का मेजॉरिटी व्यू है, और इसने जो है, ये जो व्यू है, ठीक है ना, ये इसके लिए हैज़ आ गया, ठीक है। इसने जो है लेफ्ट इट लिटिल नियर टर्म लीवे, इसने जो है लेफ्ट इट, इसको कुछ भी नहीं छोड़ा है। लिटिल मतलब नेगेटिव, नो, हैज़ लेफ्ट इट लिटिल नियर टर्म मतलब कि नज़दीक अवधि का, लीवे का मतलब होता है गुंजाइश या रास्ता, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। किस लिए? टू टेम प्राइस प्रेशर्स, यानी कि प्राइस यानी कि कीमत का जो दबाव है उसको कम करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ा है इसने, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास went to great lengths to emphasize that the current inflation hump was a transient phenomenon that needed to be looked through when taking measures to support the emerging impulses and helping the economy return to its feet। यहाँ तक है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर जो है कौन है? शक्तिकांत दास जो है वेंट टू ग्रेट लेंस, वो मतलब कि विस्तार से बोलते हुए उन्होंने जोर डाला, ठीक है ना, कि करेंट इन्फ्लेशन हम्प जो है, हम्प क्या होता है? जैसे बैल होता है, ऊंट होता है, उसके में एक कुबर होता है, ठीक है। कुबर मतलब उसके जो मतलब कंधे के पास जो है एक कुबर होता है, यानी कि वो उठा हुआ रहता है, उसको मतलब एक सडन जो है एक तरीके से मतलब कि स्पाइक है वहाँ पर। तो ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ोतरी, हम का मतलब यहाँ बढ़ोतरी जो है, इन्फ्लेशन राइज कर सकते हैं, दैट ये जो मौजूदा जो महंगाई जो बढ़ोतरी है वॉज ए ट्रांजिएंट फिनोमिनन, ये जो है ना एक क्षणिक घटना है, फिनोमिनन है, मतलब कुछ ही समय का ये घटना है। दैट नीडेड टू बी, जो ज़रूरत है ध्यान देने की, नीडेड टू बी लुक थ्रू मतलब इधर से उधर ध्यान देने की, ठीक है ना। दैट नीडेड जिसकी ज़रूरत मतलब कि दैट मतलब कि आप कह सकते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिनन के लिए आया है, जिस मतलब ये जो इन्फ्लेशन हम्प है, और इसमें जो है ज़रूरत है ध्यान देने की जब आप उपाय कर रहे होते हैं। किस लिए? तो टू सपोर्ट द इमर्जिंग इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब होता है एक तो आवेग, सडन विश हुआ, चलिए आपको एक थप्पड़ लगा दिए, ये आपका विश है, या चलिए अभी तुरंत जाके कुछ खा लेते हैं, ये आपका विश है, इम्पल्स है, आवेग है। लेकिन एक इम्पल्स का जो मतलब होता है वो होता है रीज़न, कारक जिसको कहते हैं, कारण जिसको कहते हैं। तो ये जो है जब आप मेजर्स उठा रहे हैं, जब आप उपाय ढूंढ रहे हैं या उपाय ले रहे हैं सपोर्ट करने का, मतलब कि एक तरीके से हेल्प करने का, इमर्जिंग इम्पल्सेस को बढ़ते हुए या उभरते हुए जो कारक हैं
उसको, और इकोनॉमी को हेल्प करने में, यानी कि इकोनॉमी को मदद करने में, कैसे मदद करने में, रिटर्न टू इट्स फीट, अपने पैरों पर वापस खड़े होने में जब आप इसको मदद कर रहे हैं, तो इन फिनोमिनन को, यानी कि ये जो इन्फ्लेशन का जो हम्प है, यानी इन्फ्लेशन की जो बढ़ोतरी है, वो जो है एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन है, उसको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप ऐसे उपाय करते हैं जिसके थ्रू जो है इमर्जिंग इम्पल्सेस को सपोर्ट किया जा सके और इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़े होने पर हेल्प कर सकें। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इन्हांसिंग, ये जो लिक्विडिटी इन्हांसिंग है यानी कि तरलता बढ़ोतरी कह सकते हैं, तरलता को बढ़ाने का जो एक सीरीज है, और क्या है, क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स। क्रेडिट फ्लो का मतलब क्या हुआ, जो पैसा, क्रेडिट मतलब यहाँ पर कहिए ऋण, ऋण भी कह सकते हैं, लेकिन जो पैसा है, जो मनी है, मनी का जो प्रवाह है मार्केट में, तो उसको लेकर जो सपोर्टिव स्टेप्स जो गवर्नमेंट या आरबीआई अपना रही है, ठीक है ना, तो वो जो सपोर्टिव मतलब क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स है और लिक्विडिटी को इन्हांस करने के जो स्टेप्स हैं उसके, ठीक है ना, उसका जो कई सारे मतलब कि सीरीज हैं, कई सारे मतलब कि एक तरीके से क्रम है, उसके माध्यम से सेंट्रल बैंक क्या की है, उसने दोहराया है अपने कमिटमेंट को, अपने प्रतिबद्धता को। ये प्रतिबद्धता किस चीज़ को लेकर है कि वो जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी, यानी बरकरार रखेगी अपने स्टेबिलिटी को, मतलब कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, ठीक है ना, उसको बरकरार रखने की जो कमिटमेंट है उसको सेंट्रल बैंक ने दोहराया है इसके माध्यम से। ये जो सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इन्हांसिंग और क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स है उसके माध्यम से, इन कदमों के द्वारा, ठीक है ना, एट ए टाइम, एक ऐसे समय में जब व्हेन द रिसोर्स स्ट्रेप्ड, जब जो है संसाधन की कमी झेल रहे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार जो है, या ठीक है, आर एक्सपेक्टेड टू रिजोर्ट टू, ठीक है ना, वो ऐसा लग रहा है या उम्मीद की जाती है कि वो जो है सहारा लेंगे सब्सटेंशियल, एक अच्छा खासा हायर लेवल्स ऑफ बोरोइंग का सहारा लेंगे, ठीक है ना, यानी कि वो जो है ऋण का उच्च स्तर के ऋण का सहारा लेंगे या उधारी का सहारा लेंगे अच्छे खासे रूप से, ताकि वो जो है अपने स्पेंडिंग नीड्स, अपने जो खर्चों की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा कर सके। देयर कैन सर्टेनली बी नो आर्ग्यूमेंट एट दिस पॉइंट, इसमें कोई भी मतलब कि तर्क नहीं हो सकता, निश्चित रूप से इसमें कोई भी तर्क नहीं हो सकता है इस बिंदु में कि इकोनॉमी जो है नीड्स ऑल द सपोर्ट, कि अर्थव्यवस्था को जो है वो सारे सपोर्ट समर्थन चाहिए जो इसे मिल सकता है, दैट इट कैन गेट टू रिकवर फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, जो इसे मिल सकता है रिकवर करने में अपने जो 23.9% का जो अनुमानित संकुचन आया था, जो कमी आई थी फर्स्ट क्वार्टर का, उससे मतलब कि उभरने में इसको जो मदद मिल सकती है उसको मिलना चाहिए। तो वही चीज़ कर रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता कि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, कि इकोनॉमी को ज़रूरत है आज उन सारे सपोर्ट का जो इसे मिल सकती है, इट कैन गेट, ये जो इसे मिल सकती है रिकवर होने में अपने 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन से जो कि फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था। द आरबीआई सीज अ ग्रेजुअल रिकवरी, आरबीआई जो है एक धीरे रिकवरी, मतलब कि धीरे धीरे रिकवरी देख रही है, यानी कि आरबीआई जो है क्या कर रही है, ये रिकवरी देख रही है लेकिन ग्रेजुअली देख रही है, ठीक है ना, मतलब धीमे धीमे तरीके से इसको रिकवरी देख रही है। फोरकास्ट अनुमानित करती है या अनुमान करती है कि मार्जिनल ग्रोथ होगा ऑफ 0.5% इन द फोर्थ क्वार्टर, यानी कि चौथे क्वार्टर में जो है एक मार्जिनल ग्रोथ आएगा 0.5% का, मार्जिनल मतलब मामूली ग्रोथ, ठीक है ना, ये अनुमान कर रही है आरबीआई। दैट वुड, जो कि जो है नैरो कर देगा, मतलब कि संकीर्ण करेगा, कम करेगा द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन है उसको घटा के जो है वो क्या कर देगा, मतलब पूरे साल के कॉन्ट्रैक्शन को जो है घटा के कितना कर देगा, 9.5% कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। इट इज़ द इन्फ्लेशन एजम्पशन, यह जो है इन्फ्लेशन की धारणाएँ हैं, ये जो है इट इज़ द इन्फ्लेशन एजम्पशन, हाउएवर, हालांकि दैट कॉज क्वाइट, ये जो है इन्फ्लेशन की धारणा है, हालांकि जो
बेचैनी पैदा करती है। डिस्क्वाइट मतलब बेचैनी। फ्रॉम अ प्रोजेक्शन ऑफ 6.8%, ये जो अनुमान है 6.8% का, वहाँ से लेकर फॉर Q2, ठीक है ना, Q2 के लिए जो 6.8% का जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है, वहाँ से CPI इन्फ्लेशन जो है इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अभी बताएं, सजेस्टेड, यानी कि वो जो है उम्मीद की जाती है कि वो और कम होगी, मतलब कि शार्पली, ईज मतलब कम होना, कितना हो जाएगा 5.4% इन Q3 एंड 4.5% इन Q4, यानी कि Q3 में ये मतलब Q2 में 6.8% और Q3 में 5.4% और Q4 में 4.5%। इन ओवरलुकिंग द रिस्क, ओवरलुकिंग मतलब नज़रअंदाज करना, ये जो क्या कर रहे हैं, रिस्क को अनदेखी करने में, दैट ये रिस्क क्या है, दैट द परसिस्टेंस मतलब लगातार रहना ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स मतलब बाधाएं जो होती है, आपने देखा होगा कोई भी बॉटल जो है वो ऊपर में जाके सिकुड़ जाती है, जिससे कि कोई भी चीज़ उससे जो निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है। अगर आप उसको उसी मतलब कि रेशियो में अगर उसको कह सकते हैं, या जितना नीचे है उसका आयतन उतना ही अगर ऊपर रखें तो वो सारा जो है एक ही साथ वो निकल जाएगा, सारा मटेरियल उससे। लेकिन इसलिए जो है उसको मतलब कि नैरो कर दिया जाता है ताकि उसको एक बाधा पहुंचे वहाँ पर, तो इसलिए वहीं से ये सब लिया गया है बॉटलनेक्स, यानी कि ये बाधाएं। तो ये सप्लाई, ये आपूर्ति की जो बाधाएं हैं उसका लगातार बने रहना, वो जो एक रिस्क है। कॉस्ट पुश प्रेशर्स फ्रॉम हाइयर टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स में जो उच्चतर जो टैक्स लगाते हैं उससे क्या होता है, कॉस्ट पुश प्रेशर्स बनता है, यानी कि आपको कीमत को ऊपर ले जाने वाली एक दबाव बनती है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स में आप टैक्स लगा देते हैं, तो टैक्स लगाते हैं तो उससे उसके थ्रू जो भी सब्जी वगैरह या जो भी सामान आ रहे हैं बाहर, मतलब कि देश में, मान लीजिए दिल्ली से बिहार आ रहा है या बिहार से जो है केरल जा रहा है, तो ये जो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक है कि कॉस्ट जो है, जो सब्जी या कोई भी चीज़ का जो भी सामान है उसका भी बढ़ेगा वो। तो वो जो कॉस्ट पुश प्रेशर जो है, ठीक है ना, एक तरह से कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट को बढ़ाने वाला जो दबाव है, जो कि कहाँ से आ रहा है, हायर टैक्सेस से आ रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स में लग रहा है। ये जोखिम है एक। एंड द पॉसिबिलिटी, और जो संभावना है किस चीज़ का, फूड प्राइस इन्फ्लेशन बिकमिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो पॉसिबिलिटी, ये जो है एक संभावना जो है फूड प्राइस इन्फ्लेशन का, यानी कि खाद्य पदार्थ का जो कीमत का जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसे फिक्स्ड बने रहने की जो संभावना है। पोज टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, ये जो है पोज मतलब कॉज, यानी कि क्रिएट करना, ये जो है एक तरीके से संभावना, यानी कि प्राइसेस के लिए कीमत की जो एक संभावना है, फ्यूचर जो एक तरीके से आउटलुक है, उसके लिए ये क्रिएट करती है एक रिस्क, ठीक है ना। और उसको जो मतलब कि उसको अगर आप अनदेखा करते हैं तो आरबीआई अनदेखा करते हुए आरबीआई जो है क्लियरली शॉर्ट क्या की है, स्पष्ट रूप से है, उसने चाहा है कि वो कॉन्फिडेंस के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या उसके बारे में कह सकते हैं सकारात्मक रूप से बात करें। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर डालें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।